शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नूरशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहसिना बतूल इस्लामाबाद से शेयर कर रही हैं। मोहसिना कहती हैं, आज आपके साथ मेरे बहनोई की ज़िंदगी में रिसेंटली एक हॉरर इंसिडेंट हुआ है, एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बहनोई अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए कराची से सदर आए हुए थे। वहाँ पर जहाँ पर उन लोगों ने सबको ठहराने का इंतज़ाम किया हुआ था, उस तरफ रेलवे ट्रैक्स थे जहाँ पर मेरे बहनोई और उनके सारे दोस्तों का रहने का बंदोबस्त किया गया था। वो एक ड्राइंग रूम था और उसका जो दरवाज़ा था वो उन रेलवे ट्रैक्स की तरफ खुलता था। वो सारे दोस्त जब वहाँ पर पहुँचे, सब दोस्त इकट्ठे थे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, बड़े खुश थे, मौज मस्ती कर रहे थे। अचानक से आधी रात का टाइम हुआ तो रेलवे ट्रैक्स की तरफ जो दरवाज़ा था उसको कोई बार बार नॉक करने लग गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुसलसल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जितनी दफ़ा भी वो लोग अंदर से पूछते थे कि बाहर कौन है और क्यों दरवाज़ा नॉक कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। रिपीटेडली उनके साथ ऐसा ही होता रहा कि वो सारी रात बातें करते रहे और सारी रात बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक करता था। जब वो पूछते थे तो वो उस टाइम दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ बंद हो जाती थी। जो ही वो दोबारा बातें करने लगते थे फिर वही काम शुरू हो जाता था। वो बताते हैं कि अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे, आधी रात का टाइम हुआ तो बाहर से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें भी आने लग गई। हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुए कि पता नहीं यहाँ पर क्या इशू है क्या नहीं। हम लोग सारे दोस्त इकट्ठे थे, हम लोगों ने सारी रात इकट्ठी गुजारी, इसलिए बहुत ज़्यादा डर महसूस नहीं हो रहा था। बाहर से मुसलसल डिस्टर्बेंस थी, बार बार दरवाज़ा नॉक होने की, अजीबोगरीब आवाज़ें आने की। जब सुबह हुई तो हम लोगों ने वो जिन जिन लोगों का वो घर था उनसे ये बात शेयर की, उनसे पूछा कि रात को क्या मामला है, कौन था बाहर। पहले हमें ये लगा कि शायद कोई बच्चा हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, किसी को कोई काम हो सकता है, लेकिन जब भी हम लोग पूछते थे या देखते थे वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता था। तो ये क्या मामला है, सारी रात कौन दरवाज़ा बजाता रहा, और बाहर से आवाज़ें भी बहुत अजीब आती थी। जिस पर उन घर वालों का ये कहना था कि उनका जो घर का वो ड्राइंग रूम है, वो हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा असेफ ज़दा है, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स का वो जो एरिया है वो भी असेफ ज़दा था। तो उन्होंने ये कहा कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस कमरे से मूव कर जाएं, क्योंकि जन्नात ने वहाँ पर आपका आना पसंद नहीं किया। फिर वो जो मेरे बहनोई थे वो कहते हैं कि हम लोगों ने फ़ौरन से उस कमरे को शिफ्ट कर दिया और हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन वो रात हम लोग नहीं भूल सकते। वो बहुत ज़्यादा एक डरावना सा मंज़र बन गया था। ये मेरे बहनोई की ज़िंदगी में एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह से हम लोगों की नेबर हैं, इस्लामाबाद में ही रहती हैं, तो उन्होंने अपना एक वाक़या शेयर किया। कुछ अर्सा पहले की ही बात है। वो हमारी नेबर भी हैं और फ्रेंड भी हैं। उनका ये काम है कि डोर टू डोर जाकर वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। डेंगू और पोलियो के जो इंजेक्शन या ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाते हैं उसमें वो काम करती हैं। जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं वो नया मोहल्ला उसको कहते हैं, लेकिन उसकी जो गलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कदीम और पुरानी हैं। आप ये कह सकते हैं कि पुराने दौर की बनी हुई हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कदीम और तंग सी गलियाँ हैं। उन गलियों में ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर 3 लोग इकट्ठे होकर नहीं चल सकते, तो उनको ये करना पड़ता था। सुबह 7 बजे उनकी ऑफ़िस टाइमिंग होती थी, तो वो ऑटो रिक्शा लेने के बाद लेने के लिए उनको उन गलियों को क्रॉस करके जाना होता था। उसके बाद फिर उनका ऑफ़िस होता था, रिक्शे पर ही वो जाया करती थी। फिर एक स्टॉप ऐसा आता था, वहाँ से उनको वैन जो थी वो पिक कर लेती थी। फिर डोर टू डोर जिस एरिया में लोगों ने काम करना होता था वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता था। वो बताती हैं, सर्दियों का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, सुबह सुबह का टाइम था। जो ही मैं अपने घर से निकली, उन गलियों को क्रॉस करते हुए आगे जा रही थी, एकदम से एक गली में मैं एंटर हुई। सुबह का टाइम था, धुंध थी, लेकिन सर्दी होने की वजह से रश नहीं था। मैं क्या देखती हूँ, उस गली में कोई बहुत अजीबोगरीब मखलूक खड़ी है। वो बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। दिन की रोशनी में मैं उसको देख रही थी। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि मैंने एकदम से ये क्या चीज़ देख ली है। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था और चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने आंखें बंद की और मैं तेज़ी से आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई वहाँ से भाग गई। जो ही मैंने उसको क्रॉस किया, मैंने तेज़ भागना शुरू कर दिया, और जब मैंने तेज़ भागना शुरू किया, उसकी मेरी बैक साइड से बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ भी आई और ऐसा लगा कि वो मेरे पीछे भागी भी है।
میں نے فوراً سے رکشہ لیا اور اپنے آفس پہنچ گئی. وہاں پر جب میں پہنچی تو میری طبیعت بہت سا خراب ہو گئی اور میں وہاں پر بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی. میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. میں نے سب کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے. پھر وہ لوگ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے. میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی یہ بات بتائی. میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی کیا نہیں. میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کے حملے سے تو بچ گئی، لیکن میں نے اتنی صبح صبح اپنی آنکھوں سے اتنی خوفناک مخلوق کو دیکھا، میں وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی. یہ ہم لوگوں کی نیبر تھی جن کے ساتھ ایک ہیپننگ جو انہوں نے فیس کی، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ محسنہ بطول آپ کا. اور وہ یہ بھی میسیج دینا چاہتی ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہ چیزیں صرف رات کے پہر میں نظر آئیں. یہ چیزیں آپ کو دن میں بھی کسی ٹائم اپنا وجود ظاہر کر سکتی ہیں. اس لیے جب بھی کسی جگہ سے گزریں، اپنے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر نکلنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. لسنرز، یہ بات بالکل سچ ہے. جنات کا نظر آنے کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہوتا. ہم یہ قسم نہیں اٹھا سکتے کہ وہ صرف رات میں ہی نظر آئیں گے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دن میں نظر نہیں آ سکتے. بعض جگہ پر غیر مرئی مخلوقات کا اس حد تک بسیرا ہوتا ہے کہ جو اکیلے انسان کو وہ دیکھ کر اپنا آپ کبھی کبھار ظاہر کر دیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ جب بھی اکیلے گھر سے نکلیں، صدقہ لازمی دیا کریں. باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کے، چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر حصار کر کے پھر جایا کریں کہ اللہ نہ کرے اگر راستے میں کوئی غیر مرئی مخلوق گزر بھی رہی ہو تو آپ کو نقصان نہ دے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سمینہ دورانی شیئر کر رہی ہیں یو کے سے. سمینہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنے بردر ان لا کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے بردر ان لا جہاں پر رہتے ہیں، ان کے گھر کی ایک مخصوص سائٹ پر ریلوے ٹریکس ہیں. وہاں پر ان کو عادت تھی اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ چارپائی بچھا کر بیٹھ جانا. وہ ایک کھلی سی جگہ تھی تو اکثر دوست وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، گرمیوں کی شام تھی تو ہم لوگ وہیں پر ریلوے ٹریکس کے پاس ہی چارپائی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے بہت سی باتیں منسلک تھیں. کہا یہ جاتا تھا کہ اکثر ان ٹریکس پر لوگوں کو ایک عورت چلتی پھرتی نظر آتی ہے. ہم لوگوں نے ابھی تک اس کو فیس نہیں کیا تھا، کہیں بھی نہیں دیکھا تھا. ایک دم سے ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، شام کا ٹائم تھا، تو دوسری طرف سے ٹرین آ رہی تھی. ایک دم سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ کالے لباس میں ایک عورت ہے. جس طرف سے ٹرین آ رہی تھی وہ ٹریکس کے اوپر چلتی ہوئی اس ٹرین کی طرف جا رہی تھی. ہم لوگوں نے بہت شور مچایا. دور دور تک جو بھی لوگ دیکھ رہے تھے اس کو روک رہے تھے، آگے مت جاؤ آگے مت جاؤ. مگر وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، وہ کسی کی آواز نہیں سن رہی تھی. ہوا یہ کہ ٹرین اس کے اوپر آ گئی. وہ ٹرین کے ساتھ یوں ایسا لگا کہ وہ بالکل وہ ٹرین کے ساتھ ٹکرائی ہے. جب ٹرین گزر کر گئی، ساری ٹرین ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزری اور وہ عورت وہیں پر کھڑی تھی. اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. اسی روٹین میں وہ چلتی ہوئی دوبارہ اسی ٹریک پر آگے چلی گئی. اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا. ہم لوگ اتنے زیادہ خوفزدہ ہوئے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ کیا ماجرا دیکھا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے. پھر کبھی بھی ہم لوگ زیادہ شام تک وہاں پر نہیں بیٹھتے، کیونکہ ہم لوگوں نے لوگوں کی جو باتیں سنی تھیں وہ باتیں سب سچ تھیں. یہ میرے بردر ان لا کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ تھا جو انہوں نے شیئر کیا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو ویری مچ سمینہ دورانی آپ کا. لسنرز، ریلوے ٹریک سے ریلیٹڈ اکثر سٹوریز اب میرے پاس آ رہی ہیں. یہ جگہ بہت زیادہ اسیب زدہ ہوتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ریلوے ٹریکس کا مخصوص کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر جنات کا بہت زیادہ بسیرا ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے شاید وہی جنات انسان کے سر پر کبھی سوار ہو جاتے ہیں تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے نیوز میں بھی سنا ہوگا، ریلوے ٹریکس پر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ معاف کرے، توبہ استغفار. پھر وہاں پر جب انسان کا اس طرح سے بے دردی سے انسان اپنی جان کو ختم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان وجوہات کی وجہ سے بھی وہاں پر جنات بسیرا کر لیتے ہوں. ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی دہلی سے شیئر کر رہی ہے منیشا. منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی پھپھو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. منیشا کہتی ہیں کہ میری پھپھو وہ ایک شادی میں گئیں تو کافی زیادہ تیار ہوئی ہوئی تھیں، بہت زیادہ جس طرح سے سج سور کر شادی اٹینڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی. ان لوگوں نے جانا تھا یو پی کا ایک ایریا تھا علی گڑھ، وہاں پر ان لوگوں نے جانا تھا. وہ جو ایک مخصوص جگہ تھی وہاں پر بہت زیادہ درخت تھے اور بہت زیادہ گرینری تھی جہاں پر وہ شادی کا فنکشن تھا. وہاں پر انہوں نے شادی اٹینڈ کی اور پھر سب ایز یوزول واپس اپنے اپنے گھر آ گئے. لیکن جو میری پھپھو تھی ان کی طبیعت بہت سا خراب ہو گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے.
फ़ौरन से जो मेरे दादा दादी थे उन लोगों ने फ़ौरन से एक आमिल साहब को बुलाया और ये कहा कि इसको बहुत सा बुखार है और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप इस पर दम करके पूछें कि इसको क्या हुआ है। जब उन्होंने पढ़ाई की तो उन्होंने ये बताया कि जहाँ पर ये शादी अटेंड करने गई हुई थी वहाँ पर इसके पीछे जिन्नात का साया हो गया, वो जिन्नात इसके ऊपर है और वो जिन्नात ने इसको जकड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि अब उन्हीं दिनों में मेरे फूफो का एक रिश्ता आया हुआ था और वो लोग नहीं चाहते थे कि वो रिश्ता हाथ से निकले। अब वो जो आमिल थे उन्होंने ये कहा कि इस लड़की की जब शादी होगी तो इसको जो फेरे होंगे शादी के, जो उनके अपने रस्म के मुताबिक वो लोग शादी करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को अपनी निगरानी में वो फेरे करवाने होंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर उन फेरों के दौरान वो जिन्नात आ गए तो वो कभी भी इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। फिर मेरे दादा दादी ने जब उनकी शादी का डे फिक्स किया तो वहाँ पर 51 के करीब वो आमिल थे जिन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की और उनकी निगरानी में मेरे फूफो के वो फेरे मुकम्मल हुए, उनकी शादी कंप्लीट हुई। अब वो अल्लाह का शुक्र है अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और वो जो जिनका साया उनके सर पर हो गया था, जो उनकी हालत इतनी अजीब हो गई थी, अब वो भी ठीक हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। ये मेरी पुप्पो की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मनीषा आपका। अल्लाह आप सबको खुश रखे। लिसनर्स, जब भी किसी जगह पर इंसान ग्रीनरी हो, दरख्त हो, वीराना हो, सन्नाटा हो, वहाँ पर गैर मरे मखलूक़ात का बसेरा होता है, वहाँ पर कभी भी परफ्यूम लगा कर नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी उज़ैफ़ा एहसन शेयर कर रहे हैं वेहाड़ी से। उज़ैफ़ा कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी आज से 5 साल पहले की है। तब मेरी एज 11 साल थी और मेरी वो जो कज़न थी उनकी एज 15 साल थी। मेरी जो मामू लोग थे उन लोगों ने घर भी नया नया ही शिफ्ट किया था। सॉरी, मामू कह गई हूँ, उनकी फूफो की बेटी थी। उन लोगों ने अभी रिसेंटली घर शिफ्ट किया था तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। मैं भी वहाँ पर गया हुआ था तो हम लोग सारे बच्चे मिलकर दोपहर के टाइम छत पर खेलने के लिए चले गए। हम लोग वहाँ पर खेल कूद में इतने मगन हुए कि हम लोगों को ये भी एहसास ना हुआ कि मगरिब की आज़ान शुरू हो चुकी है। मैं था और मेरा कज़न था, वो मेरा एज फेलो था, मेरा क्लासमेट भी है वो, और मेरी वो जो कज़न थी, हम सब मिलकर खेल रहे थे। जब मगरिब की अज़ान हुई तो थोड़ा अंधेरा हो गया। हम लोग तो नीचे आ गए लेकिन हम लोगों की वो जो कज़न आपी थी वो अभी भी छत पर ही थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि उनके सर में बहुत सा दर्द शुरू हो गया और उनके शोल्डर भी बहुत भारी हो गए थे। जो ही वो नीचे आई उन्होंने आकर ये बात अपनी मदर को बताई और ये कहा कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे सर में और मेरे कंधे भी बहुत भारी हो गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि तुम खेल खेल कर थक गई होगी, तुम मेडिसिन लेकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। उन्होंने मेडिसिन ली और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम हुआ तो उनके कमरे से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई दीवार के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ को हिट करता है तो एक आवाज़ आती है। फ़ौरन से हम लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने भी जाकर जब दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो हम लोगों की वो जो कज़न थी वो दीवार में टकरे मार रही थी, अपने अपने सर को बहुत ज़ोर ज़ोर से दीवार के ऊपर पटक रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि इनको क्या हुआ है। जो ही सब ने उनको आवाज़ दी वो वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। सुबह जब उनको होश आया उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने मेडिसिन भी दी, उनका भी कोई असर ना हुआ। अब उनकी हालत इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि उनको कमरे के अंदर, वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती थी और अपने आप को नोचने और मारना शुरू कर देती थी। बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो जाता था। हम लोग बड़े हैरान हुए कि एकदम से इनको क्या हो गया है। वो नया नया उन लोगों ने वो घर लिया हुआ था। फिर हम लोगों के अपने ही एक अंकल हैं माशाल्लाह से, वो भी काफ़ी ज़्यादा आमिल हैं, लाइक वो जिन्नात वगैरह पर बिलीव भी रखते हैं और ख़ुद भी अल्लाह वाले हैं। मेरे बाबा, मेरे ताया अबू सब फिर उधर गए उनके घर। वहाँ पर एक आमिल साहब को भी ले जाया गया। जो ही वो वहाँ पर गए उन लोगों ने अपना अमल और पढ़ाई शुरू की तो मेरी वो जो कज़न थी उनके ऊपर 3 से 4 इकट्ठे जिन्नात ने बोलना शुरू कर दिया। वो जिन्नात हाजिर हो गए और वो एक नहीं 3 से 4 थे। बड़ी भारी मर्दाना आवाज़ में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि आप इस बच्ची को क्यों तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कल 7 बजे शाम का टाइम था, हम लोग खाना खा रहे थे और ये लड़की चलती हुई हम लोगों के खाने में आई। इसने हम लोगों के खाने को ख़राब किया, उसको टांगे मारी, जिसकी वजह से हम इस पर सख्त गुस्सा है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको इससे ज़्यादा तकलीफ़ देंगे।
वो जो आमिल थे उन्होंने ये कहा कि इस बच्ची ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये नहीं जानती थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद है, तो आप इसको छोड़ दें। उन्होंने ये बताया कि जहाँ पर इनका छत है वहाँ पर हम लोगों की पूरी पूरी बरादरी है, हम लोग कोई एक जन्नात का ख़ानदान नहीं है, हम लोगों की वहाँ पर कॉलोनीज़ है, लाइक हम लोगों की पूरी पूरी बरादरी वहाँ पर है, तो इनको ख़बरदार कर दो कि ये ऊपर ना आए। फिर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की, काफ़ी ज़्यादा अमल किए, तब जाके उन्होंने मेरी उस कज़न की जान छोड़ी। अब वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। लेकिन वो जो हादसा उनके साथ हुआ था वो बहुत तकलीफ दे था। थैंक यू वेरी मच उज़ैफ़ा एहसन आपका। अल्लाह आपकी सिस्टर कज़न को सेहत तंदुरुस्ती दें और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। इसलिए हमेशा ये बातें मैं मैसेजेस आपको देती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से न्यू लिसनर हैं जो मेरी स्टोरीज़ को फ़र्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं। उनके लिए भी मुझे ये बातें रिपीट करना पड़ती हैं। जब भी मगरिब का टाइम होता है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से गैर मरे मखलूक़ात जिन्नात आज़ाद होते हैं। वो ठिकाना ढूंढते हैं कि हम लोग कहाँ जाकर छुपें, हम लोग कहाँ जाकर अपना बसेरा करें, हमें कहाँ पनाह मिलेगी। जिन लोगों के घरों के खिड़कियाँ दरवाजे मगरिब की अज़ान के टाइम खुले होते हैं, वहाँ पर वो मुकीम हो जाते हैं। फिर आए दिन लोगों के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और बाज़ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ऑलरेडी जिन्नात का असर होता है, जहाँ पर ऑलरेडी जिन्नात का बसेरा होता है। फिर जहाँ इंसान तब जब उन घरों में जाते हैं तो वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। कोई भी घर खरीदें, रेंट पर लें, अपना लें या बनाने के लिए कोई जगह लें, तो प्लीज़ उसको पहले चेक करवा लिया करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंटर वकास से हमें शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मैं यूके का एक स्टूडेंट था जिसका नेम क्रिस्टन था। उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक नाकाबिल फरामोश वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। क्रिस्टन कहता है कि यहाँ से 10 साल पुरानी बात है। क्रिस्टन यूरोप के एक मुल्क से यूके आया था, वहाँ पर एजुकेशन के लिए और जॉब के सिलसिले में, क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वहाँ से उस तरह की एजुकेशन नहीं थी जो वो हासिल करना चाहता था। क्योंकि वो ये कहता था कि यूके की जो स्टडी की डिग्री है वो पूरी दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वहाँ पर उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया और उसको एक ऐसी जगह पर साथ साथ जॉब भी मिल गई। वापसी पर उसको बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी, तो वो बताता था कि मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और इसके साथ साथ इवनिंग में मुझे जॉब भी करनी होती है। उसने एक ऐसा काम किया, यानी जब वो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ होता था उसके बाद अपनी जॉब पर चला जाता था, इवनिंग में जब वापस आता था तो उसको एक ट्रेन के थ्रू आना होता था, और वो जो ट्रेन थी वो ग्राउंड फ्लोर पर थी सारी। काफ़ी रात का टाइम हो गया, तो वो कहते हैं कि जो ही मैं स्टेशन पर आया, वहाँ पर अभी ट्रेन आने में 15 मिनट्स थे। मैं वॉशरूम गया तो वहाँ पर आकर अभी मैं बैठा ही तो ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में जाने के लिए बैठ गया। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, जिस कैरेज में मैं था वहाँ पर मेरे अलावा और कोई पैसेंजर नहीं था। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब मैं कैरेज में बैठा, ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया तो मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई ट्रेन के अंदर। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई कि अभी मुझे फुट स्टेप्स फील हो रहे थे, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो कहते हैं अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट ही गुजरे होंगे। मुझे एकदम से महसूस हुआ जिस तरह से पीछे कोई बैठा है। जहाँ पर मैं बैठा था वहाँ से 2 से 3 सीट छोड़कर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके बहुत लंबे लंबे वाइट कलर के उसके बाल थे जो खुले हुए थे और उसके चेहरे के ऊपर आए हुए थे। उसने एक पुराना सा हेड भी लिया हुआ था। उसका जो गेटअप था बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि चलती हुई ट्रेन में कोई कैसे आकर बैठ सकता है, क्योंकि जब मैं उस ट्रेन में मैं जब बैठने के लिए उस ट्रेन में गया था वो कैरेज बिल्कुल खाली था। अगर वहाँ पर कोई और पैसेंजर होता तो मुझे दिख जाता, वहाँ पर तब कोई भी नहीं था। और ट्रेन चलने के 5-10 मिनट के बाद मुझे कदमों की आहट आई और वो आदमी नज़र आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वो मुझे साइड मिरर से नज़र भी आ रहा था और वो मुझे बहुत भयानक अंदाज में घूर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं बार बार यही दुआ मांग रहा था कि जितनी जल्दी नेक्स्ट स्टेशन आए मैं वहाँ से उतर जाऊँ। जो ही अगला स्टेशन आया वो मेरे करीब नहीं आया, बैठा मुझसे दूर ही था। जो ही नेक्स्ट स्टेशन आया मैं वहाँ पर उतरा, मैंने फ़ौरन से पीछे पलट कर देखा, उस कैरेज में कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हुआ, ये कैसे मुमकिन है कि अभी जब मैं ट्रेन में था तो मैं उस शख्स को देख रहा था। वो क्या था, वो कौन था? अगर वो कोई पैसेंजर था तो मेरे साथ उतरता, यहाँ पर बाहर आता, मैं उसको देख सकता, मगर पलक झपकते वो गायब हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई गैर मरे मखलूक थी जो मुझे नज़र आई। तो अब मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं
بہت زیادہ لیٹ نائٹ نہ کروں. اب بھی میں اسی اسٹیشن سے آتا جاتا ہوں اور کافی عرصہ میں نے وہاں پر گزارا. اس کے بعد پھر اس نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی. دوبارہ اس کو کبھی کوئی نظر نہیں آیا. پھر وہ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد وہ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گیا اور اب اپنی زندگی میں خوش ہے. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں. یہ بھی یو کے کا ہی ایک لڑکا ہے جس کا نام عثمان تھا. اس کے ساتھ ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا. عثمان بتاتا ہے کچھ سال پہلے کی ہی بات ہے. عثمان کہتا ہے کہ میں یو کے بورن ہوں, یہیں پر پڑھا لکھا سب کچھ یہیں پر کیا, اور جب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی تو پھر نیکسٹ میں نے اسٹڈیز اور نہیں میں نے اسٹارٹ کی. مجھے جاب کا شوق تھا, میں نے جاب اسٹارٹ کر دی. میں نے کافی جگہ پر جاب کی, بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, مگر جو جاب مجھے اچھی نہیں لگتی تھی پھر میں اس کو چھوڑ دیتا تھا, اسکپ کر دیتا تھا. یہاں پر ایک بہت اچھے کوئی آدمی تھے, ان کا بہت بڑا ریسٹورینٹ تھا, ٹیک اوے تھا. وہاں پر میں نے کام شروع کر دیا. وہ اتنے اچھے انسان تھے کہ وہ بہت ملنسار بھی تھے, بہت پیار بھی کرتے تھے. جاب کے بعد وہ اکثر بہت کچھ ساتھ بھی دے دیتے تھے, فیملی کے لیے بھی بہت ہیلپنگ تھے. ایک دفعہ انہوں نے میری یہ ڈیوٹی لگا دی کہ مجھے ڈور ٹو ڈور پیزا سپلائی کرنا ہوتا تھا. کافی رات کا ٹائم تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے فلاں جگہ پر پیزا سپلائی کرنا ہے, اس کے بعد تم گھر چلے جانا, اور یہ جو ٹیک اوے ہے اس کو میں خود بند کر کے گھر چلا جاؤں گا. عثمان کہتا ہے کہ جو ہی میں نے وہ آرڈر ڈیلیور کیا, بڑا پرانا, بڑا قدیم اور پرسرار سا وہ علاقہ تھا, بہت سناٹا تھا وہاں پر. جو ایڈریس مجھے بتایا گیا جہاں پر میں نے وہ آرڈر ڈیلیور کرنا تھا, جو ہی میں نے اس کو ڈیلیور کیا, میں نے اپنے بائک کو ٹرن کیا تو مجھے وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان نظر آیا. وہاں پر مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ قبروں کے درمیان میں جیسے بہت تیزی سے کوئی بھاگ رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, اور وہ سناٹے کی وجہ سے وہاں پر مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ہے. اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں پر ہے کون. میں نے اپنا بائک جو تھا وہ قبرستان کی طرف میں نے ٹرن کر لیا, اور میں اپنی بائک کی لائٹ میں وہاں پر دیکھنے لگ گیا. جو ہی میں نے بائک کی لائٹ کو اس طرف کیا, مجھے پھر کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا نظر آیا. اب مجھے بہت زیادہ تجسس ہو گیا کہ میں دیکھوں آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے. میں نے بالکل اس قبرستان کے باہر جا کر اپنا بائک کھڑا کر دیا اور یہ دیکھنے لگا کہ وہاں پر کون ہے. جو ہی میں نے اس مخصوص جگہ پر اپنے بائک کی لائٹ کو کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بہت لمبا وجود کھڑا ہے, اور وہ اس کا قد بڑھتا ہی جا رہا تھا. اور وہ میری طرف جس طرح سے جو ہی اس نے میری طرف دیکھا, اس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا اور وہ میری طرف آنے لگا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت بھیانک کوئی خاتون ہے, یعنی کوئی عورت مجھے لگ رہی تھی. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا, اور وہ جب جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھ رہی تھی اس کا قد اور لمبا ہوتا جا رہا تھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے فوراً سے اپنا بائک سٹارٹ کیا, اور میں وہاں سے اتنا تیز میں نے بائک چلایا, اتنا تیز بائک چلایا, میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, اور اپنے گھر آ کر سانس لیا. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. جب میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی, انہیں بتایا, تو انہوں نے یہ کہا دوبارہ کبھی بھی اتنی رات کو کسی پرسرار علاقے میں تم نہیں جاؤ گے آرڈر سپلائی کرنے. اگر تمہیں کہا بھی جائے تو تم منع کر دو گے, اور خاص طور پر رات کے ٹائم کسی بھی قبرستان والی جگہ سے گزرو, چاہے جتنی بھی آواز آئے, جتنی بھی آہٹ ہو, تم وہاں پر مت رکنا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بچ گیا. اس کے بعد کبھی بھی میں نے یہ غلطی نہیں کی. اب اگر میں لیٹ ہو بھی جاؤں تو میں وہاں پر اپنے کسی کولیگ کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ مجھے میرے گھر تک ڈراپ کر دیں. یہ ایک لڑکا تھا جس کا نام عثمان تھا, اس کی زندگی کی سٹوری تھی. تھینک یو ویری مچ وقاص احمد آپ کا, آپ بہت اچھی سٹوری شیئر کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. لسنرس, یہ تھیں آج کی سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. میرے جتنے بھی نیو سبسکرائبر, نیو لسنر میرے چینل پر آئے ہیں, ان سب کو میں بہت ویلکم کہتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اسی طرح سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. کل میں سٹوری اپلوڈ نہیں کر سکی, کچھ ہیکٹک روٹین تھی, اس وجہ سے. انشاءاللہ اب ریگولر سٹوریز آئیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.